केंद्र सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाले बजट में क्या घोषणाएं करेंगी, ये 23 जुलाई को पता चलेगा। लेकिन बजट को लेकर समाज का हर तबका उम्मीद लगाकर बैठा है। चंबल नदी के किनारे बसा कोटा, जो देश भर में कोचिंग सिटी के नाम से भी मशहूर है, यहाँ के लोग व्यापारी, किसान, युवा, महिलाएं और अन्य वर्ग सरकार के इस बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं, ये जानने के लिए कोशिश की एनडीटीवी संवाददाता शाकिर अली ने। हमारी टीम ने कुछ लोगों से बातचीत की है, सुनिए लोगों का क्या कुछ कहना है। केंद्रीय वित्त मंत्री अपना बजट पेश करने जा रही है और एनडीए की तीसरी सरकार किस तरह का बजट पेश करेगी, इसको लेकर सभी को उम्मीदें हैं। मैं इस वक्त कोटा में हूं और कोटा, हाड़ौती, चंबल का किनारा और चंबल के पानी की तासीर है कि चंबल ने बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता भी दिए हैं, कई कीर्तिमान भी यहाँ स्थापित होते हैं। किशोर सागर तालाब की लहरें हैं, मानसून का मौसम है और इस मानसून के मौसम में बजट से अच्छी खासी उम्मीदें देशवासियों को है, हाड़ौती वासियों को है। तो किस तरह की उम्मीदें जो है देशवासियों को वित्त मंत्री के बजट के पिटारे से है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, महिलाएं मौजूद है, किसान तबका मौजूद है, इसके साथ साथ युवा मौजूद हैं और व्यापार वर्ग के लोग मौजूद हैं। अभिभाषक परिषद के साथ साथ कर्मचारी वर्ग, तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं क्योंकि बजट का मामला है और आप एक्सपर्ट हैं टैक्सेस वगैरह के। तो क्या उम्मीदें हैं, केंद्र का बजट आने जा रहा है? सर देखिए, किसी ज़माने में जब बजट आता था तो डर लगता था किसी चीज़ पे रेट ऑफ टैक्स बढ़ेगी, इस पे बढ़ेगी, उस पे बढ़ेगी। लेकिन पिछले 20-25 साल से ये चीज़ें ख़त्म हो गई। अब ये है कि रिलैक्सेशन क्या दे रहे हैं, क्योंकि पहले गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं आती थी, अब रेवेन्यू अच्छी आने लग गई। अब आज की तारीख में रेवेन्यू के सोर्स बहुत हैं, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन कर रखे हैं, जो प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशन है, वो प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशन इस बजट के अंदर ही कम हो सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ें एक्ट के अंदर अमेंडमेंट है, रूल्स में नहीं है। तो जो प्रोसीजरल है, प्रोसीजर इनको ठीक करना चाहिए और उसके बाद में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, रेट ऑफ टैक्स ये ले रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन कई जगह प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ बहुत है, उसको सरकार देखे तो बजट बहुत बढ़िया बजट हो जाएगा और कम से कम घाटे का बजट होना चाहिए। उसी से हम लोगों की भी प्रोग्रेस है। सरकार रेवेन्यू की तरफ से ज़्यादा प्रेशर नहीं करेगी, इस पर रेट ऑफ टैक्स बढ़ाओ, उस पर रेट ऑफ टैक्स बढ़ाओ। सबसे बड़ा पेट्रोल डीजल है, जो मेन महंगाई का कारण है, इसको जीएसटी में लेना चाहिए। इसके पीछे भी नहीं लेने के पीछे रीज़न है स्टेट गवर्नमेंट रोती है इसके अंदर, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास और कोई सोर्स नहीं है इसके रेवेन्यू शराब के अलावा। तो इसके अंदर सोचना चाहिए, जीएसटी के ऊपर सोचना चाहिए कि पेट्रोल डीजल अगर जीएसटी में आ जाए तो पूरे देश के अंदर इक्वलाइज रेट हो जाएगी। अभी अलग अलग जगह अलग अलग रेट है, ये देखना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल पर भी सोचना पड़ेगा। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग लंबे वक्त से आंदोलन भी कर रहे हैं, हाई कोर्ट बेंच की मांग है, इसके अलावा आप हाड़ौती का भी आप लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको इस बजट? देखो, सरकार कहती है कि न्याय सबके द्वार तक जाएगा और विकेंद्रीकरण करने की भी, जैसे कि ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी चाहते हैं न्याय जस्टिस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाए और जल्दी से जल्दी जाए। हाई कोर्ट बेंच की मांग के लिए हम काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं। तो केंद्र का बजट है, केंद्र सरकार को चाहिए, जब एमपी में 3 हाई कोर्ट है, महाराष्ट्र में है और जगह हैं, तो और हाई कोर्ट की 10 बेंचें खोलना है, ऐसा हमारे को सेंट्रल से पता भी है। तो हाई कोर्ट की एक बेंच कोटा में खुलना चाहिए। हमारे यहाँ के लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, अभी दमदार नेता हैं, वो भी, उनके माध्यम से भी हम लोग डिमांड करते रहते हैं। लेकिन अगर बजट में इस प्रकार की घोषणा होती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। दूसरा, जो गवर्नमेंट, हम कोई गाड़ी खरीदते हैं और चीज़ें खरीदते हैं तो उस टाइम रोड टैक्स लेती है। अब आप एक ही चीज़ का टैक्स गवर्नमेंट कितनी बार ले रही है ये देखो। आप शिक्षा कर भी उसमें जोड़ देते हो, आप लाइट का बिल आता तो उसमें भी शिक्षा कर जोड़ देते हो, उपकर जोड़ देते हो, ये जोड़ देते हो। लाइट वाले का शिक्षा से क्या लेना देना? तो ये जो अनावश्यक टैक्स ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है 1 नेशन 1 टैक्स। तो एक जो बात कहीं पर सरकार को फायदा हो वहाँ तो वो उसको नहीं मानेगी, और जहाँ सरकार का नुकसान हो वहाँ नीति लागू करेगी। तो रोड टैक्स जब गाड़ी खरीदते टाइम ले लिया तो टोल टैक्स से छूट मिलना चाहिए, और टोल टैक्स इतने 400-400 500-500 एक जगह गाड़ी पे, तो इस प्रकार से लोगों को मतलब घूमना फिरना ही दुबो हो जाएगा। तो इसमें टोल टैक्स में कमी आनी चाहिए। दूसरा, मेरा शुरू से कहना है, कोटा की अर्थव्यवस्था को सरकार ने पिछले लगभग 15-20 सालों से 2-3 व्यक्तियों के हाथ में दे दिया है। उनका एकाधिकार हो गया, वो अपनी शटर बंद करते हैं तो कोटा की अर्थव्यवस्था में भी शटर लग गया। अभी इस साल कोटा की हालत खराब है, बच्चे नहीं है बिल्कुल। तो अब जो बन रहा है बॉम्बे से लगा करके दिल्ली तक का जो नया हाईवे बना है, ये एक्सप्रेस वे, तो हमारी डिमांड है सरकार की इस कोटा के आसपास के क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में वापस से बदले
और ऐसी इंडस्ट्रीज डेवलप करें यहाँ कोटा के आसपास, ताकि अब साधन बढ़िया हो गया, क्योंकि 8 लेन एक्सप्रेस वे रोड बन गया तो माल को लाने और ले जाने की बढ़िया व्यवस्था हो गई है। ग्रीन एयर उसकी एयरपोर्ट की मांग चल रही है, वो भी अभी बता रहे हैं कि निर्माण शुरू होने वाला है। तो जब हवाई अड्डा हो जाएगा, रेल कनेक्टिविटी हमारी सबसे बढ़िया है, रोड की कनेक्टिविटी हमारी इतनी बढ़िया हो गई, तो फिर उसके बाद यहाँ औद्योगिक क्षेत्र अगर पनपेंगे और 2-5 बढ़िया इंडस्ट्री लगेगी, तो ये जो बेरोजगारी का आलम कोटा में हो रहा है, भय का वातावरण जो कोटा में दिख रहा है, आर्थिक भय का, ये समाप्त होगा। तो ये बजट का टाइम है, हमारे यहाँ के नेताओं को चाहिए सरकार के सामने डिमांड रखे जोरदार तरीके से, और इस कोटा और आड़ती ये लोगों को अपना अधिकार दिलावे। इंडस्ट्री जो है उसके लिए घोषणाएं होनी चाहिए। किसान क्या सोच रहा है? आप किसान तबके से आते हैं। जी, किसानों पे डीजल से, कृषि यंत्रों पे, इनसे जीएसटी समाप्त होना चाहिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होना चाहिए। लाभकारी गारंटी कानून मूल्य लागू होना चाहिए। तीसरी बात, हमारी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें सुधार होना चाहिए। सुधार ये होना चाहिए कि हर खेत को पॉइंट माने वो, जब किसान को फ़ायदा मिलेगा। जैसे आज हमारी मोटरसाइकिल का बीमा है, वो जलती है या कहीं चोरी होती है तो उसका पूरा हमें बीमा मिलता है। ऐसे किसान को उसके खेत को पॉइंट माने और किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ जब भी मिल सकता है, अन्यथा ऐसे फसल का बीमा लाभ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। अभी तक तो कुछ नहीं मिल रहा, जीरो के बराबर है। और तीसरी बात यह है कि डीजल पे से भी किसानों के लिए, डीजल पे से भी किसानों के लिए जीएसटी हटना चाहिए। किसान बहुत मजबूर है। आज हमारे प्रदेश में वर्षा नहीं हो रही, डीजल पे निर्भर हैं, कहीं सोयाबीन है, कहीं धान है, तो डीजल पे से इनको जीएसटी हटाना चाहिए किसानों के लिए खासकर। जीएसटी हटाना चाहिए। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या उम्मीदें हैं बजट से, किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं और क्या मांगे आप लोगों की? मेरा ये मानना है जी, सरकार जो भी आए, कि कोई सी सरकार आए, सरकार एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक इतना बड़ा व्हीकल है, वो हर जगह काम आता है, हर घर में काम आता है। किसानों के हो गया या व्यापारियों को गया या फैक्ट्री वालों को गया, इसलिए इस पर जो जीएसटी जो लागू होता है डीजल के ऊपर, इसको कम करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे महिलाएं क्या सोचती है, क्योंकि वित्त मंत्री भी जो महिला है, महिला ही बजट पेश करेंगी। महिला ही करेगी बजट पेश, लेकिन जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो तो पहले से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचेगी और पढ़ेगी तभी, जबकि स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों चीज़ें अहम हैं। सुरक्षा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब लड़कियां वर्किंग होती हैं, बाहर जाती हैं, लेडीज़ जब बाहर जाती हैं, तो उनको एक उनकी सेफ्टी सुरक्षा के लिए ऐसा बजट तैयार होना चाहिए कि जिस तरह से एक बार कहीं मोबाइल पे आया था कि कि आप कहीं भी कॉल करो और कॉल करने के बाद में तुरंत पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी, तो वो वास्तव में धरातल पर वो स्थिति हो। एक स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बात है कि आप जब स्वास्थ्य की महिला अगर स्वस्थ नहीं होगी तो पूरा परिवार ही छिन्न भिन्न रहेगा। तो जो स्वास्थ्य के लिए बाहर जब हॉस्पिटल भी जाना पड़े तो वहाँ पर एक बहुत सारी, अब इस जगह पर्ची लो और इस जगह ये लो, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो महिलाएं घर में रहती हैं, गृहिणी हैं, उनको बाहर की दुनिया का इतना भान नहीं है, तो वहाँ पर कहाँ जा रही है बीमार व्यवस्था में, अब वो खुद अपने को संभाले कि पर्ची ले कि एक जगह जाए दूसरी जगह 10 जगह लाइनें लगानी पड़ती है उसको खुद को बीमारी अवस्था में। तो वहाँ पर एक बजट में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि महिला को तुरंत उसको लगे सुगम इलाज उपलब्ध हो। एक ऐसी महिलाएं जो सिंगल हैं, जो सिंगल बच्चों को पाल रही हैं, उन महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं होनी चाहिए। और ऐसी महिलाएं जो सिंगल हैं और अपने पेरेंट्स को संभाल रही हैं, तो उनको उसमें भी बजट में सुविधा मिलनी चाहिए। स्पेशल उनके लिए कार्ड बन जाए कि भाई इन महिलाओं को कभी कोई प्रॉब्लम है तो उनको तुरंत उन महिलाओं को अलग से सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। इसके लिए बजट हो, क्योंकि आधी आबादी अगर सही रहेगी तो ही दुनिया और हमारा राष्ट्र जो है वो विकास की और ऊंचाइयों पर जाएगा। एक बात और मैं बता दूं कि जो लोन मिलता है, जो वर्किंग लेडीज़ हैं और जो अपना खुद का काम करना चाहती हैं, उन महिलाओं को लोन उपलब्ध हो, सुलभ उपलब्ध हो, यानी कि बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती ना वो ख़त्म हो करके और उनको सुलभता से प्राप्त हो सके और ताकि वो आराम से अपने कार्यों को अंजाम दे सके। क्या आप सोचते हैं वित्त मंत्री जो है वो भी महिला हैं बजट पेश करने वाली? देखिए, बीइंग ए हाउस वाइफ और वित्त मंत्री जी भी हमारी महिला हैं, तो मैं तो सबसे पहले ये चाहूँगी कि
हाउस वाइफ जो होती हैं, गृहिणी, उनका अधिकतर समय जो होता है वो किचन में निकलता है, सबके लिए, घर वालों के लिए भोजन वगैरह बनाने में। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगी कि आप इस बजट में ऐसा प्रावधान करें ताकि जो गैस की जो सुविधा है उसको थोड़ा कम करें। गैस के सिलेंडर के जो दाम बढ़े हुए हैं, अब चूंकि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए कि तेल, कच्चे तेल की और गैस की कीमतें क्या हैं, उस आधार पर सबसे पहले तो गैस का सिलेंडर का दाम कम होना चाहिए। दूसरा है ये जो दलहन में और तेलों पर जो वृद्धि हो रही है कि एक थाली से कहते थे कि सबसे सुलभ और सुंदर थाली जो हुआ करती थी वो होती थी दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि दाल जब हमारी थाली से छिन चुकी है तो सबसे पहले वो दलहन की जो कीमतें हैं इनका थोड़ा सा देखें इस बजट में। और तीसरी सबसे चीज़, आप आ जाइए सब्जी पर। आज टमाटर हो गया 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। अब बताइए गृहिणी किस तरीके से सब्जी बनाएं। अब कोटा वाली बात करते हैं तो ये बात सही है कि यहाँ का जो आर्थिक जो स्ट्रक्चर था वो पूरा हॉस्टलों पर ये सब निर्भर था कि बच्चे बाहर से स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं, कोचिंग पर पूरा ये सब कुछ निर्धारित था, केंद्र बिंदु था कोचिंग। अब चूंकि काफ़ी बच्चे तो सुसाइड कर चुके हैं तो 10th तक के बच्चों को तो बंद कर दिया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि कई कोचिंग वालों ने हर जगह ब्रांच खोल लिए, तो काफ़ी जो जिन्होंने लोन वगैरह लेकर के हॉस्टल वगैरह बनवाए थे, अब उनके सामने इतनी बड़ी दुविधा है कि उनके हॉस्टल खाली पड़े हैं, उनके पास लोन चुकाने की कीमत नहीं है। तो कोटा का जो आर्थिक स्तर है वो एकदम ज़मीन पर आ चुका है। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से एक बड़े ही चूँकि केंद्र में सरकार भी बीजेपी की है और यहाँ के जो हमारे प्रबल एक लीडर हैं ओम बिरला जी जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि वो कुछ अच्छा सा ऐसा बजट इस लेकर के आएँ। बजट में एक ऐसा प्रावधान कोटा के लिए लेकर के आएँ कि कोई या तो कोई नया उद्योग स्थापित हो जिससे ये बेरोजगार हुए व्यक्ति जो हैं या बेरोजगार जो महिलाएं हैं या जितना भी ये महिला एक बड़े वर्ग में एक श्रमिक वर्ग जो आता है उनको फिर से पुनः रोजगार स्थापित हो सके ताकि कोटा का आर्थिक स्तर जो है सुदृढ़ हो सके। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप कर्मचारी के तौर पर कैसे देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं? एक कर्मचारी के नाते मेरा ये मानना है कि अभी वर्तमान में जो कर्मचारी है उनको नई पेंशन योजना के स्थान पर नई दी जा रही है, पूरे ओपीएस के बजाय एनपीएस दी जा रही है। तो हमारी तो आपके चैनल के माध्यम से यही ख्वाहिश है, यही दरख्वास्त है कि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली जो पुरानी पेंशन है वो लागू की जाए। सभी विभागों में लाखों पद खाली हैं, तो कर्मचारी एक ऐसा वर्ग है जो किसी भी योजना को धरातल पर लागू करता है। अब जब पद ही खाली रहेंगे तो उस योजना को आप किस प्रकार लागू कर सकते हैं? इसलिए जितने भी खाली पद हैं उनको एक टाइम टेबल फ्रेम से भर्ती की जाए, लागू किया जाए। और जो भर्ती की जाती है वो आजकल जो चल रहा है संविदा वाला, संविदा पे नहीं करके एक स्थायी भर्ती की जाए ताकि लगने वाला कर्मचारी भी अपनी सामाजिक सुरक्षा महसूस करे और बढ़िया और ढंग से काम कर सके। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो बजट में इनकम टैक्स जो स्लैब है वो काफ़ी पुरानी है। न्यूनतम जो 2.5 लाख रुपए हैं वो लगभग आज से 15-16 साल पहले की वही है। उसके बाद महंगाई भी बढ़ गई, आमदनी भी बढ़ गई, तो उस हिसाब से जिस प्रकार सरकार 8 लाख तक के आय वाले को वो नहीं मानती, मतलब तो उसी प्रकार कम से कम 8 लाख जो आय वाले हैं उसके बाद ही टैक्स करना चाहिए। आप बताएं, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, हम केंद्रीय बजट से यही उम्मीद रखते हैं कि पूरे देश में जो रिक्त पद चले रहे हैं, लाखों पद रिक्त चल रहे हैं और उनको सरकार को चाहिए कि टाइम टू टाइम उसको भरना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप आगामी वर्ष की योजना के अनुसार कि कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उसके हिसाब से आप ऑलरेडी उनकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करें ताकि समय रहते जैसे ही कर्मचारी पेंशन पे जाए तुरंत उसके स्थान पर नई जो कर्मचारी है। ठेका प्रथा का जो मामला है, ठेका प्रथा पूरे देश में ठेका प्रथा के नाम पर जो हमारे नौजवान बेरोजगार है, जो प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, उनको मैं कहता हूं कि शोषण जो किया जा रहा है इस पर अंकुश होना चाहिए। और मैं ये भी इस बजट से उम्मीद करता हूं कि महंगाई पर तो रोक होना ही चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से पाठ्य पुस्तकों पर और इन पर जीएसटी जो लगा हुआ है, ये जीएसटी, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा उपक्रम है, ये क्योंकि सबको शिक्षा जो है, शिक्षा अधिकार कानून है,
उसके तहत शिक्षा का अधिकार है सबको। लेकिन जीएसटी के नाम पर जो पाठ्य पुस्तकें हैं उन पर लगभग 18% के आसपास जीएसटी लगा हुआ है। इसको ना जो बिल्कुल शून्य पर लाना चाहिए, ताकि गरीब से गरीब जो बच्चा है वो भी शिक्षा से वंचित ना रहे। और विद्यालयों में मूलभूत ढांचागत जो व्यवस्था होना चाहिए, शौचालयों की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। वर्षों से स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्तियां नहीं हुई है। गांव में ये स्थिति कि स्वीपर मिलता नहीं है। जहां पर 400-500 स्टूडेंट, गर्ल्स स्टूडेंट है वो अध्ययन करती है, वहां गांव में स्वीपर मिलता नहीं है। और उनके शौचालयों की सफाई के लिए टीचर कहां से व्यवस्था करेगा? तो ये इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए कि शिक्षा का मूलभूत ढांचा जो है वो मजबूत होना चाहिए। आप युवा हैं, आपसे जानना चाहेंगे युवा क्या सोच। सर मेरा केंद्र सरकार से यही कहना है, सबसे पहले वो मध्यम वर्गीय पे ध्यान दें। क्योंकि क्या होता है, गरीब के पास राशन कार्ड होता है, बीपीएल कार्ड होता है, लेकिन मध्यम वर्गीय हमेशा मारा जाता है। तो मध्यम वर्गीय का विशेष ध्यान रखें। और जो हमारे पेट्रोल डीजल के भाव ने हाहाकार मचा रखा है, उन पे ध्यान रखें। आपको क्या उम्मीदें हैं? और आप समय समय पर कई सारी मांगे भी उठाते हैं। अब केंद्रीय बजट पेश होने जा रहा है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी सीतारमण 23 जुलाई को जो अपना केंद्रीय बजट पेश करने जा रही है, हमें बहुत आशा है। क्योंकि अब जो 5 साल है, ना तो इसमें कोई सेंट्रल के चुनाव हैं, और ये जो बजट लाया जाए वो आगामी 5 साल को देश के विकास के रूप में लाया जाए। जैसे इनकम टैक्स की स्लैब की रेट है वो काफ़ी सालों से वो वैसी की वैसी पड़ी हुई है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस दिया जाए। मैं व्यापारिक सेक्शन से हूँ। अभी जब जीएसटी देश में लागू हुआ था, हमने काफ़ी इसमें आंदोलन भी करे थे। लेकिन अब जीएसटी जब सुचारू रूप से चालू हो गया है, और मेरा मानना है कि जो देश में सबसे ज़्यादा कलेक्शन जीएसटी के रूप में आ रहा है, उससे ही देश का डेवलपमेंट होता है। लेकिन जहाँ कई देशों में, अन्य देशों में जहाँ जीएसटी लागू है, वहाँ पर एक ही स्लैब है, और यहाँ पर अभी भी वही 14-28% की जो स्लैब लगाई जा रही है। हमारा केंद्रीय मंत्री से ये निवेदन है कि यहाँ पर जीएसटी में रियायत दी जाए, ताकि लोगों को सस्ती चीज़ें उपलब्ध हो सके। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह की उम्मीद है? वैसे बजट से उम्मीद है कि बजट समावेशी रहे। सर्वप्रथम तो सर्वजनहिताय बजट होना चाहिए, सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए, कृषकों का भी ध्यान रखा जाए, उद्योग का ध्यान रखा जाए, साथ ही शिक्षा का भी ध्यान रखा जाए। क्योंकि मैं कर्मचारी वर्ग से हूँ, तो सर्वप्रथम तो यही चाहूँगा कि जो हमारी जो ओपीएस बंद करके जो एनपीएस लागू की गई है पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में वापस जो है ओपीएस को लागू किया जाए। और जो शिक्षा का जो बजट है, शिक्षा के बजट को बढ़ाया जाए। शिक्षा का बजट बढ़ाना चाहिए। जी, आपसे जानना चाहेंगे गिरिराज जी। निश्चित रूप से भारत आने वाले समय में पूरे विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है, और ये तभी संभव है जब इस देश के युवा के हाथ में रोजगार होगा। आज भारत पूरी दुनिया में सबसे युवा राष्ट्र है, और उसके पीछे कारण है कि भारत का युवा काम करना चाहता है, उसके पास स्किल डेवलपमेंट है, वो अपनी योजनाओं को धरातल पर उतार के करना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो औपचारिकताएं उसके सामने आती है, चाहे वो किसी नए उद्योग को चालू करने के लिए हो, या अपने किसी नए प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए हो, उनमें फॉर्मेलिटीज़ में कमी होनी चाहिए। साथ ही साथ युवा की आज सबसे ज़रूरत जो मांग है, वो पढ़ाई तो पूरी कर रहा है, डिप्लोमा भी उसके पास पूरा है, लेकिन जब उसे रोजगार देने का नंबर आता है तो कहीं ना कहीं उसके साथ कुठाराघात किया जाता है। आज पूरे देश में अगर भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना है तो युवाओं को सशक्त करना होगा। हम केंद्र सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि अगर आप युवाओं को एक दिशा देना चाहते हैं तो कोटा में नए उद्योगों की स्थापना की जाए, और सबसे महत्वपूर्ण है ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग स्थापित हों। गांव में भी कुटीर उद्योग। आप लोग स्पोर्ट्स से हैं, क्या खिलाड़ियों को लेकर के क्या उम्मीदें हैं? मैं ये चाहता हूँ कि बजट के अंदर सरकार खेल की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि जब आज तक बजट में खेल की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा खेल की तरफ ध्यान जाते हुए सरकार खेलो इंडिया सेंटर हर जगह खोलने चाहिए, जिससे कि खिलाड़ियों को बहुत ही प्रैक्टिस में अच्छी डेवलपमेंट मिलेगा, और अच्छे कोचेज यहाँ जिलों में या स्टेट में जो भी है लगाए जाएंगे। दूसरा, खेलो इंडिया सेंटर गवर्नमेंट ने कई जगह खोल भी रखे हैं, लेकिन उनके अंदर जो कोच है वो जमीन से जुड़े हुए कोच नहीं है। तो मैं ये स्थानीय जो कोच है उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। जी अशोक जी, कई सारे खिलाड़ियों के अवार्ड राशि को लेकर भी बात आती है,
क्या उम्मीद है अब नए बजट से कुछ नई घोषणाएं होगी खिलाड़ियों के लिए? खेलो इंडिया की जो बात करी, खेलो इंडिया के अंदर जो सेंटर खोले गए हैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वहाँ पूर्व में बात की गई थी कि जो खिलाड़ी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो कोच ज़मीन से जुड़ा हुआ है, इसने बच्चे तैयार किए हैं, उसी कोच को लगाया जाएगा। बाद में उन्होंने राजस्थान को जब ये दिया, जिम्मेदारी दी गई राज्य को और एक प्राइवेट कंपनी को, उन्होंने अपने स्तर पर अपने जो सेटिंग वाले लोग थे वो लगा दिए गए हैं और जिन कोचों ने बच्चे तैयार करें उनको दरकिनार कर दिया गया है। साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्राइज मनी देने की, जिसमें कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप और ओलंपिक, इनकी जो बजट राशियाँ हैं वो बढ़ाई जाए, एक बड़े लेवल पे दी जाए, क्योंकि ओलंपिक एक बड़ा खेल है, आखिरी स्टेज है, वहाँ पर भी ज़रा सी प्राइज मनी दी जाती है, इसलिए बड़ी प्राइज मनी दी जाए ओलंपिक के अंदर, कॉमनवेल्थ के अंदर, एशियन के अंदर, वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। खिलाड़ियों को भी उम्मीदें हैं जी, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या उम्मीदें महिला वित्त मंत्री? उम्मीदें हैं, पहले तो मैं ये कहूँगी कि जितनी भी हमारी संस्थाएं, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो मैं चाहूँगी कि हमें जीएसटी का जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो वो एनजीओस को फ्री किया जाए। दूसरा ये, जैसे कि आप महिलाओं की बात करें तो महिलाएं 3 ही चीज़ चाहती हैं जो सबने भी कहा, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं को जब आप एजुकेटेड करना चाहते हैं विद रोजगार, तो सीधा सा जितनी भी वैकेंसीज हो तो उसमें जो महिलाओं की कैटेगरी है ST SC जनरल वो हटा दी जाए। महिला दैट मीन्स महिला, सबका जो फॉर्म का जो रेट है वो 1 कर दिया जाए, ताकि वहाँ पर महिलाओं को थोड़ा सा वो चीप एंड बेस्ट मिलेगा फॉर्म का, तो ज़्यादा से ज़्यादा भरेंगी। कुटीर उद्योग अगर बढ़ाए जाए तो उसमें भी यही है कि जो जान पहचान वाले हैं वो ना करके एक लीगल, जो लोग वाकई कार्यकर्ता हैं, जो वाकई महिलाएं करना चाहती हैं, उसमें भी जो जाति की कैटेगरीज है, जाति की कि OBC को, ST SC को गवर्नमेंट जब लघु उद्योग खोलता है तो वो बेनिफिट, तो वहाँ से भी महिलाओं को सिर्फ महिला माना जाए और जाति विशेष वर्ग हटा दिया जाए। क्या आपकी उम्मीदें हैं और क्या क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? जी, सबसे पहले तो मैं कोटा को थोड़ा सा अलग रख करके और नेशनल लेवल पे बात करना चाहूँगा। पिछला महीना पृथ्वी पर आज तक का सबसे गर्म महीना रहा है और इसके पीछे सभी जानते हैं कि कारण जलवायु परिवर्तन है। और हमारी जो नेशनल जो गवर्नमेंट है उसका जो फॉरेस्ट या एनवायरनमेंट पे काम करने वाला जो डिपार्टमेंट है उसका भी नाम क्लाइमेट चेंज पे है, लेकिन उस पर बजटिंग इतनी कम क्यों होती है? इसके बारे में हमें चाहिए कि जिस विभाग का नाम ही हमने जलवायु परिवर्तन पे रखा है उसके बारे में उसकी सुध ली जाए। न केवल ये जिम्मेदारी केवल मीडिया की नहीं है कि वो रोज़ एक स्टोरी छापे जलवायु परिवर्तन पे, ये जिम्मेदारी पार्लियामेंटेरियन की भी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि कई महीनों निकल जाते हैं लेकिन जलवायु परिवर्तन पे कोई सांसद प्रश्न नहीं पूछता है, उसे पूछना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हम आगे चल के फेस करने वाले हैं वो वाकई बहुत गंभीर हैं। और ये हम सब महसूस कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए हमें बड़े चेंज लाने होंगे। हमें अपना सारा का सारा जो एनर्जी प्रोडक्शन जो हम कोयले से या ऑयल से करते हैं उसे बदल करके और सस्टेनेबल और हरित ऊर्जा की तरफ जाना होगा। इसके लिए बड़े बजट की ज़रूरत होगी। तो हमें चाहिए कि प्राथमिकता से उस बजट को जो हम जलवायु परिवर्तन पर खर्च करें और उसको उस पर बाकायदा बहस हो पार्लियामेंट की। जी, आप धरती पुत्रों की भी बात कर ले, क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप लोग लंबे वक्त से आंदोलन करते हैं, कई सारी मांगे करते हैं, अब तीसरी बार जो है एनडीए सरकार बजट पेश करने जा रही है। सवाल यह है कि हर वर्ष बजट पेश होता है, हर वर्ष हम लोग डिमांड करते हैं, लेकिन अब की बार डिमांड नहीं है। हम खाली प्रधानमंत्री जी को आग्रह पत्र भेज रहे हैं कि देश में 50% से ज़्यादा जनसंख्या गांव में रहती है, तो बजट का हिस्सा भी 50% गाँव को मिलना चाहिए। जब 60-70% गाँव में लोग रहते हैं तो बजट 60% नहीं 50 को मिलना चाहिए, ताकि हमारा विकास हम खुद कर लें। 2,39,000 ग्राम पंचायत हैं, लाखों गांव हैं, यदि हमको बजट मिलेगा हम अपना विकास खुद कर लेंगे, लेकिन बजट हमको मिलता है 3%, 2.5%। इसलिए गांव पिछड़ रहे हैं, गांव पलायन कर रहे हैं और देश में बेरोजगारी की स्थिति बन रही है। जीडीपी हमारी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि दे रहा है, लेकिन कृषि को एमएसपी मूल्य नहीं मिल रहा। तो हम कह रहे हैं किसान को उत्पादन लागत का लाभकारी मूल्य भी मिलना चाहिए और बजट का 50% हिस्सा किसान को, गाँव को मिलना ही चाहिए अगर गाँव को खुशहाल करना चाहते हैं तो। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि देश तो गाँव का है ना, और जब देश गाँव का है तो ग्राम स्वराज की बात करना चाहिए। और ग्राम स्वराज का मतलब है गाँव के अंदर रोजगार होगा, और रोजगार कब होगा? जब बजट हमको मिलेगा। अभी बजट कितना मिल रहा है? संभावित 40-45 लाख करोड़ का बजट आएगा, आप देखना 70,000 75 ज़्यादा मिलेगा नहीं हमको। नरेगा में कटौती की जा रही है, गाँव में काम में कटौती की जा रही है। तो हमारा कहना प्रधानमंत्री से यही है कि देश की आबादी 70% गाँव में रहती है, तो बजट का हिस्सा भी कम से कम 50% हमको मिलना ही चाहिए, ताकि हम अपना विकास खुद करें, हम खुद आगे बढ़ें। क्योंकि गांधी खुद कहते थे
कि राज्य सत्ता को कमज़ोर होने की आवश्यकता है, गांव को मजबूत होने की आवश्यकता है। लेकिन आज़ादी के बाद हमने राज्य को मजबूत किया और राज्य मजबूत होने के बाद क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है गाँव का, नौजवान का, पूरे देश का। तो हम ये कह रहे हैं राज्य को कमज़ोर करना है, डिसेंट्रलाइज पावर, लोकतंत्र को विकेंद्रीकरण करना है ना, गांव के अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित पहुंचाना है। गांव को अंतिम व्यक्ति को पता ही नहीं सरकार कौन चला रहा है, क्या हमारी व्यवस्था है, वो हमारा